दोस्तों, इस देश में सब कुछ मिल सकता है एक इंसान को, बट तलाक नहीं मिल सकता। तलाक की प्रक्रिया इस तरीके से चलाई जा रही है इस देश में, मुकदमे को इस नजर से देखा जाता है जैसे अगर पति ने कोई तलाक का केस फाइल कर दिया हो तो उसने कोई बड़ा अपराध कर दिया है। पति द्वारा फाइल किए हुए तलाक के मुकदमे को कम से कम 8 साल तक चलाया जाता है। इसमें जल्दी फैसला नहीं दिया जाता। फैमिली कोर्ट का निर्माण किया गया कि त्वरित न्याय होगा, जल्द से जल्द फैसला होगा। तलाक के मुकदमे कोर्ट में जब फाइल होते हैं तो उन मुकदमों को लंबे समय तक लटकाया जाता है ताकि पति उस प्रक्रिया में ही दम तोड़ दे, अपनी मुकाम तक पहुंचे ही ना। फैसले को आने से पहले पति के ऊपर मेंटेनेंस का पैसा, इतना बड़ा एरियर उसके ऊपर चढ़ा दिया जाता है कि उन पैसों की वजह से, उन पैसों को देने की वजह से वो हार मानकर अपने केस को ही वापस ले लेता है कि ये 5 लाख 6 लाख रुपए मैं नहीं दे सकता, ना मेरा तलाक का मुकदमा रहेगा, ना उसके साथ जुड़े हुए ये पैसे रहेंगे, तो सब खत्म कर दो। वापस वो अपनी परिस्थिति को स्वीकार करता है और ये मुकदमा ही खत्म हो जाता है। जजेस को भी पता है कि जब मेंटेनेंस का बोझ पति पे आता है तो ये मुकदमे ही वापस ले लिए जाते हैं, ये पूरा का पूरा मामला ही खत्म हो जाता है और कोर्ट का बर्डन भी खत्म। कोर्ट पे जो निर्णय का बोझ है, इस पे जजमेंट पास करने का जो दायित्व है, उससे छुटकारा जज साहब को भी मिल जाता है। न मुकदमा, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। पूरे का पूरा लीगल सिस्टम डिस्करेज कर रहा है भारत में तलाक को। ऐसा लगता है कि तलाक कोई बड़ी बीमारी है और इस बीमारी से भारत को बचाना है। तलाक का 2 रूप हमारे इंडिया में है। एक, कोर्ट के तहत ही तलाक की प्रक्रिया पूरी होगी, चाहे वो शादी मंदिर में हुई हो, चाहे वो शादी सामाजिक शादी हुई हो, शादी आर्य समाज मंदिर में हो गई हो, सिंपल मंदिर में शादी हुई हो, कहीं 2 लोगों ने आपस में मिलकर कहीं भी फेरे लगा लिए, अग्नि के सामने रिवाज है उनको पूरा कर लिया, शादी पूरी हो गई। लेकिन इस शादी को अगर भंग करना है तो उसी न्यायिक प्रक्रिया में जाना होगा। वहां आपके ये 7 फेरे जो 7 मिनट में लगे थे, वो कोर्ट में 7 साल चक्कर लगेंगे। तब ये 7 फेरों की शादी 7 साल में तलाक तक पहुंचेगी या नहीं, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। पूरे दुनिया से आप टेक्नोलॉजी ले रहे हो, पूरे दुनिया से आपने कानून लिया, भारत का संविधान पूरे दुनिया के संविधान से अच्छी अच्छी चीजें लेकर बनाई गई, तो भारत में तलाक को इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना दिया गया है? और ये सिर्फ एक वर्ग के लिए, धर्म संप्रदाय के लिए, जो लोग हिंदू मैरिज एक्ट के तहत आते हैं, उनके लिए ही ये सबसे बड़ी सिरदर्दी क्यों है? दूसरी तरफ अगर मुस्लिम लॉ की आप बात करो तो 3 तलाक खत्म हो गए, 3 तलाक खत्म हो गए का नारा लगातार चलाया गया। लेकिन ये 3 तलाक कौन से खत्म हो गए? इंस्टेंट 3 तलाक की तुरंत आप नहीं कह सकते, 3 मिनट में 3 तलाक 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 नहीं बोल सकते। बाकी जो प्रक्रिया है हर महीने कंप्लीट करके 3 महीने में कंप्लीट करना, वो आज भी जारी है। उसके लिए किसी कोर्ट की परमिशन की जरूरत नहीं है। तो इसी देश में 2 तरीके के कानून चल रहे हैं तलाक में। जब तलाक पुरुष द्वारा फाइल किया जाता है तो वो एक खलनायक की तरह देखा जाता है। जब वही तलाक एक स्त्री द्वारा फाइल किया जाता है तो उस स्त्री को एक पीड़ित, एक विक्टिम की तरह देखा जाता है कि उसके ऊपर इतने अत्याचार हुए हैं इसलिए वो तलाक ले रही है, वो विक्टिम है। स्त्री को तलाक ग्रांट होने का जो प्रतिशत है वो पुरुष को तलाक ग्रांट होने से ज्यादा है। अगर महिला तलाक फाइल कर रही है तो वैसी स्थिति में ज्यादातर केसेस में तलाक दिए जा रहे हैं, उनको तलाक ग्रांट होता है। अगर महिला ट्रांसफर पिटीशन फाइल करती है हाई कोर्ट जाकर, सुप्रीम कोर्ट जाकर कि इस जगह से केस को यहां ट्रांसफर कर दिया जाए, मुझे दिक्कत हो रही, इतना किलोमीटर मुझे जाना होता है, ट्रेन नहीं मिलती, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, तो सुप्रीम कोर्ट तक ट्रांसफर पिटीशन फटाफट अलाउ किए जा रहे हैं, हाई कोर्ट में ट्रांसफर पिटीशन अलाउ किए जा रहे हैं। अगर वही पुरुष हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट चला गया कि मुझे दिक्कत है, मेरा यहां ऑफिस है, मुझे वहां जाने में दिक्कत है, तो पुरुष का ट्रांसफर पिटीशन एक्सेप्ट नहीं होगा, वो केस ट्रांसफर नहीं होगा। कानून सबके लिए बराबर है, एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। तो इतना ज्यादा ये जेंडर बायस्ड कानून या कानून की जो प्रक्रिया है उसमें बायस्ड होने की जरूरत क्यों आ गई? आखिर ये निर्णय सिस्टम ने, ये निर्णय क्या संविधान ने लिया? क्या किसी प्रावधान में ये डिफरेंशिएशन की महिला के साथ अलग ट्रीटमेंट, पुरुष के साथ अलग ट्रीटमेंट, दोनों के साथ अलग व्यवहार किए जाएंगे, क्या किसी सेक्शन में ये लिखा हुआ है? मैं बड़ी सरप्राइज करने वाली बात बता रहा हूं दोस्तों कि मेंटेनेंस का कानून भी सिर्फ महिला के लिए नहीं है, ये जेंडर बायस्ड नहीं है। सेक्शन 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट कहता है कि कोई भी पार्टी जो सक्षम नहीं है खुद अपने पैसों को कमाने में,
अपने जीवन को चलाने में वो दूसरी पार्टी के खिलाफ 24 सेक्शन हिंदू मैरिज एक्ट की एप्लीकेशन लगाकर अपने मेंटेनेंस का डिमांड कर सकती है। यह कानून भी पत्नी के लिए नहीं है। कहीं नहीं लिखा होता कि कोई भी प्रक्रिया, कोई भी सिस्टम महिला के पक्ष में काम करेगा या उनके लिए ही काम करेगा। न्याय न्याय है दोस्तों, उसका ना कोई पक्ष होता है ना कोई विपक्ष होता है। सारी प्रक्रिया को अंतिम रूप से न्याय तक पहुंचना है। सारी दलीलें, सारी कोशिश, कोर्ट की सारी जिरा जद्दोजहद उस न्याय तक पहुंचने के लिए है, और वही खो जा रहा, वही कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है। और सेल्फ निर्णय ले रहे हैं जुडिशियरी के लोग, जजेज, निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, कि महिलाओं को खास रिलीफ देना है, पति एक विलन है। ये परसेप्शन, ये सोच बनाकर जुडिशियरी ने खुद को ही बदनामी की तरफ धकेल दिया है, उस रास्ते पे आगे बढ़ा दिया है दोस्तों, जिसकी जरूरत नहीं थी। बहुत ही सही तरीके से, साइंटिफिक तरीके से किसी भी केस को एग्जामिन करने की जरूरत है, उसको जांच पड़ताल करने की जरूरत है, उसको इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है, गलत सही को सामने लाने की जरूरत है, सही निर्णय पे पहुंचने की जरूरत है। आज सब कुछ है, सारी प्रक्रिया है, सारी जद्दोजहद है, लेकिन सही निर्णय तक पहुंचने में हमारा सिस्टम अक्षम है, वो काम नहीं कर रहा, क्योंकि उसने अपनी आंखें बंद कर ली। सारी जद्दोजहद के बाद जब आखिरी मुकाम होता है तो जुडिशियरी की आंखें बंद हो जाती हैं, वो निर्णय देने को तैयार नहीं है पति के पक्ष में। अगर कुछ चीजें आप लगा देते हो, व्हाट्सएप चैट और ये और वो, तो ये राइट टू प्राइवेसी का हनन है। इस वजह से इन चीजों को तवज्जो नहीं दिया जा सकता। अब ये बोला जा रहा है बार बार बहुत से हाई कोर्ट के द्वारा। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने रिसेंटली ये कह दिया कि कॉल रिकॉर्डिंग पारिवारिक मामलों में, तलाक के केस में, फैमिली कोर्ट में इंटरटेन नहीं किया जा सकता। ये राइट टू प्राइवेसी का हनन है, इसको एविडेंस के तौर पे नहीं देखा जा सकता, इनको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। ये बातें कह दी। पहले भी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने ये बोला हुआ है कि कॉल रिकॉर्डिंग्स, प्राइवेट चैट्स, इनको एविडेंस के तौर पे नहीं रखा जा सकता, एक्सेप्ट ना करें, क्योंकि ये राइट टू प्राइवेसी का हनन है। और निजता के अधिकार का हनन संविधान के प्रावधान का हनन है, क्योंकि संविधान में ये लिखा हुआ है राइट टू प्राइवेसी। ये दलील दी जा रही है, और इसकी वजह से फैमिली कोर्ट में इन साक्ष्यों को दरकिनार किया जा रहा है। साइंटिफिक तरीके से, बहुत ईमानदारी से निर्णय देना होगा, चीजों को स्पष्ट करते हुए कोई ना कोई तर्क देना होगा। स्त्री और पुरुष समाज के अलग अलग अंग हैं, ऐसी सोच बिल्कुल गलत है दोस्तों। स्त्री और पुरुष में आज कोई भेद नहीं है, दोनों आज कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। दोनों के लिए शिक्षा, समाज व्यवस्था, सबके दरवाजे खुले हुए हैं। इसके बावजूद दो नजरिए से इन दोनों को देखना, दो नजरिए से किसी केस का फैसला करना, दो नजरिए से किसी मुकदमे को चलाना, ये सही नहीं है। इस पे आज सोचना पड़ेगा, इस पे आज चीजें जुडिशियरी को भी स्पष्ट करनी होंगी। कानून जेंडर बायस्ड है, पुरुषों का शोषण हो रहा, पुरुष आत्महत्या कर रहे हैं, जब ऐसी बातें आती है तो सुप्रीम कोर्ट का दो टूक जवाब होता है कि आप ये बातें संसद में जाकर बोलो। मैं कानून नहीं बना सकता, मैं कानून का पालन कराने वाली संस्था हूं, जो पार्लियामेंट है, कानून उनको बनाना है, कानून में बदलाव उनको करना है, तो इसलिए आप ये बातें संसद में जाकर बोलो। ये बातें कह दी जाती हैं। एक परिवार, एक समाज क्या सिर्फ पुरुषों से चल रहा होता है? क्या समाज, परिवार सिर्फ स्त्रियों से चल रहा है? जो सत्ता में बैठे हैं, जो कानून के शीर्ष पे बैठे हैं, जो पुलिस अथॉरिटी बनकर बैठे हुए हैं, उनको ये बात क्यों नहीं समझ आती कि परिवार शब्द के साथ स्त्री और पुरुष दोनों जुड़े हुए हैं, समाज शब्द के साथ ये दोनों जुड़े हुए हैं, कानून व्यवस्था की जब बात करो तो ये दोनों जुड़े हुए हैं। तो इनको अलग अलग नजरिए से कैसे देखा जा सकता है? कानून की इस व्यवस्था में बड़े बदलाव की जरूरत है, जिसके लिए आवाज उठाने की जरूरत है, देश में आंदोलन की जरूरत है। मैं फिर मिलूंगा अगली वीडियो में। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। बाय बाय।